नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आप आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया से परेशान हैं? तो आपको जरूरत है बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाने की। वर्ल्ड सेविंग्स डे के अवसर पर हम आपको बताएंगे पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके, हर महीने कितनी बचत करना है जरूरी और बचत को कहां निवेश करके आप कमा सकते हैं अच्छा रिटर्न। इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ है क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ, और श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। क्षितिज और श्वेता दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम ट्रेडिशनली सेविंग कंट्री मानी जाती है, मतलब भारतीयों को बचत करना बेहद पसंद है, लेकिन शायद धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग खर्च करना भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, जिसमें ये कुछ दिलचस्प आंकड़े देखने को मिले थे। लेकिन बचत बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी के भी फाइनेंशियल जर्नी का, लेकिन इसको समझना बेहद ज़रूरी है काफ़ी बेसिक लेवल से। क्षितिज, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, बचत किसे कहते हैं और बचत ज़रूरी क्यों है? धन्यवाद स्वाति। एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण डे है आज, जो एक पूरा वर्ल्ड जो है वो स्पेंड की तरफ जा रहा है, बट एट द सेम टाइम बचत बहुत जरूरी है। आपने बहुत सही टॉपिक आज चुना है। आई थिंक बचत एक अगर उसे मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, जो भी आप चीज सेव कर रहे हैं, जो भी चीज आप बचा रहे हैं अपनी अर्निंग में से, ताकि वो फ्यूचर के लिए आप उसे अच्छे से यूज कर सकें और बेटर प्रोस्पेक्ट्स में इन्वेस्ट करके उसमें बेटर रिटर्न बना सकें, उसको सेविंग मैं बोलूंगा, एक सही तरीके की सेविंग बोलूंगा। और बचत इसलिए जरूरी है ताकि, जैसे मैंने पूरी पहली लाइन में बोल दिया कि दैट आप अपने देखिए, आज की डेट में मेडिकली इतने हम इवॉल्व हो गए हैं कि प्रॉब्लम है अगर आपने बचत नहीं की, अगर लंबा जी रहे हैं तो आपको अपनी लॉन्ग लाइफ को बेटर करने के लिए, ताकि आपको बड़ी एज में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और आपके पास एक सेविंग पूल हो जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकें, खर्च कर सकें, तो इसलिए जरूरी है वो बचत की जाए। और एक अच्छी राशि आपके पास, एक कॉर्पस अच्छा इकट्ठा हो, ताकि आप अपने अपने बड़ी एज में उसको आराम से उसके बने हुए रिटर्न पे आराम से अपने जीवन को अच्छे से आनंदमय तरीके से जी सकें। सो बचत अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बचत किस लिए अनिवार्य है, वो मैंने आपसे अभी शेयर किया है। श्वेता, लोग आमतौर पर ये जानना चाहते हैं कि हमें मालूम है कि बचत करना ज़रूरी है, लेकिन बचत कितना की जाए? इसका कोई एंड लिमिट तो नहीं होता है कि हमें कितना बचाना चाहिए या कितना खर्च करना चाहिए। एक बहुत ही एक थिन लाइन होती है खर्चे और फिजूल खर्चे में। तो क्या बचत करने का कोई फॉर्मूला है? एक मंथली आय से जो हमें सैलरी मिलती है, लगभग कितना पैसा उससे बचाना चाहिए आइडियली? जी स्वाति, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपने पूछी है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप कितनी बचत करें, इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट होती है वो ये है कि आप किस लक्ष्य के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हो सकता है। आपका लक्ष्य है कि 3 साल बाद आपने गाड़ी खरीदनी है, तो लक्ष्य को अच्छे से लिख लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 3 साल बाद आपको गाड़ी के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आज से हर महीने आपको कितनी बचत करनी है वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसी तरह से आपका लक्ष्य हो सकता है 15 साल बाद बेटी के पढ़ाई के लिए आपको 25 लाख के पैसे चाहिए, तो वो धन जमा करने के लिए आपको आज से कितना हर महीने जमा करना है ये आपको पता चल जाएगा। एक तो हो गया ये। दूसरी बात, अब कई बार ये लोग बोलते हैं कि हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें रिटायरमेंट के लिए एक जमा पूंजी जमा करनी है। तो उस लिए जो एक फॉर्मूला आप कह रहे थे, ये मैं कहूंगी कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं, अभी अभी आपने कमाना शुरू किया है, तो आप ज्यादा बचत नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपकी इनकम भी छोटी कम लेवल की है, तो आप कम से कम 50% या 40 से 50% आप जमा करना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आप करीबन 50 से 60% के रेंज में जमा करना शुरू कर लें। तो ये एक ऊपरी फॉर्मूला होगा,
लेकिन सही तरीका होगा आप लक्ष्य अपने जोड़ लें, कितना धनराशि आपको किस समय पे किस लक्ष्य के लिए चाहिए, वो जान ले और उसके बाद अपनी हर महीने की कमाई में से आप एक-एक सेविंग्स करना शुरुआत कर लें। तो जैसा श्वेता ने बताया कि बचत के लिए लक्ष्य होना बेहद ज़रूरी है। वो आपका शॉर्ट टर्म लक्ष्य भी हो सकता है कि आपको गाड़ी खरीदनी है या 2 महीने के बाद एक अच्छे वेकेशन करनी है, या लंबी अवधि का लक्ष्य है कि रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं या बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। लेकिन क्षितिज, एक बात मुझे बताइए, जो एक एस्पेक्ट होता है किसी के फाइनेंशियल प्लानिंग का कि हमें कितना बचत करना है या उसमें कितना खर्च करना है या कितने पैसे डालने हैं हमें निवेश में, बचत जो सेविंग्स हो गई और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही निर्णायक साबित होता है किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी का। हम कह रहे हैं कि पैसे बचाओ और फिर हम कह रहे हैं कि पैसे निवेश करो। ये दोनों जो एस्पेक्ट्स है किसी के फाइनेंशियल जर्नी के, ये कब डिफाइन होते हैं? स्वाति, जैसे ही हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कितना हम सेव कर सकते हैं, पहले तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आपके बैंक में मंथ एंड पर रह जाए वो सेविंग नहीं है, आपको सेविंग पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। ऑन एन एवरेज जो जितने भी हम यंग इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि यंग इंडिया है, पॉपुलेशन बहुत यंग है, नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप में है, तो आप कोशिश करें 15 to 20% रियलिस्टिकली जो आप कम से कम इनिशियली सेव करें, और वो सेविंग आपकी फर्स्ट डे सैलरी आ रही है उसके अगले दिन ही हो जानी चाहिए। अब वो सेविंग एक बार आपकी हो गई है, अब उस सेविंग से आप क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए किसी की आय 50,000 है, उसने 20% के हिसाब से 10,000 रुपए सेव कर लिए हैं। अब उसका अब उस 10,000 रुपीज का क्या करना चाहिए, वो डिफाइन करेगा आपका गोल, कि मेरा गोल क्या है। किसी ने अपना गोल डिफाइन किया कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और गोल और टाइम होराइजन, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है और मेरा रिस्क एपेटाइट है जहां पे मैं इक्विटी में एक्सपोजर ले सकता हूँ, मैं यंग हूँ और मेरे को अगले 20-30 साल के लिए करनी है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का अमाउंट होगा। तो सेविंग से ट्रांजिशन हो गया इन्वेस्टमेंट में। अब वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, क्योंकि आपका गोल डिफाइन हो गया, तो आपने डिसाइड किया बिकॉज लॉन्ग टर्म गोल है, आपने सारा पैसा ज्यादातर इक्विटी में सिप के थ्रू डालना शुरू कर दिया। अब किसी ने बोला मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और मेरे को 3 साल के बाद कुछ, ये 5 साल के बाद कुछ पैसे चाहिए, या कोई कह रहा है मेरा लॉन्ग टर्म गोल भी है पर मेरा रिस्क एपेटाइट कम है, तो फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट डिफाइन हो गया कि हाँ, उनको इक्विटी का 30-40% एक्सपोजर देना है, 50-60% एक्सपोजर उनको फिक्स इनकम फंड्स का देना है, क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट कम है। इक्विटी का एक्सपोजर भी जो देना है वो बैलेंस फंड या एडवांटेज फंड्स के थ्रू देना है या फिर लार्ज कैप फंड्स के थ्रू देना है। तो डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट, गोल, टाइम होराइजन, आपका जो सेविंग का ट्रांजिशन है वो आपका जो ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। और वो इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने सेव किया होगा, अगर आप सेव पैसे को सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे तो 3 से 4% ही देगा। अगर आप बहुत ज्यादा अपना रिस्क, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और 100% नेट भी चाहते हैं, स्टिल आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में भी डाल देंगे आप, तो भी आपको 7% रिस्क का रिटर्न मिल जाएगा। या आप उसमें से कुछ गोल्ड फंड में डाल देंगे तो गोल्ड बॉन्ड भी ऑन एन एवरेज गोल्ड ने प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखेंगे 8 से 9% रिटर्न दिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन किसी का कितना रिस्क एपेटाइट है, 1, नंबर 2 किसी का गोल प्लान क्या है, 3 उनका होराइजन क्या है उस गोल का, आप उसको ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। तो ये ऐसे आप अपनी सेविंग्स को आगे गेयर करते हैं। बिल्कुल। तो सेविंग से जो इन्वेस्टमेंट का जो सफर है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, ये क्षितिज ने बताया मुझे। श्वेता, आप ये बताइए कि महीने का बजट बनाना कितना ज़रूरी है? क्या वाकई ये हेल्प करता है किसी को अपने कैश फ्लो को मैनेज करने में? बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है, जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला था कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, आपके खर्चे इतने ज़्यादा है कि आपकी बचत ही नहीं हो पा रही है। तो वो कौन कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और बचत, जिसको सेविंग्स कहते हैं, वो घटती चली जाती है? और आइडियली होना क्या चाहिए इसका एक रेशो? जी, बजट बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने कहा, कई बारी खर्चे होते हैं और फिजूल खर्ची भी हो जाती है। तो अगर बजट है तो आप वो फिजूल खर्ची कम से कम करोगे। तो इसीलिए बजट बहुत जरूरी है। आप बजट में क्या जोड़ लें, आपके महीने के खाने पीने के खर्चे, आप कहीं
रेस्टोरेंट चले जाते हैं तो आप उसे भी खर्च में जोड़ लें, आपके बिल्स आप जोड़ लें। ऐसे करके आपको पता चल जाएगा आपका 25% या 30% या 50% हो सकता है, ये ज़रूरी खर्चा है। ये आपने करना ही है हर महीने। तो आपको ये एक गाइडलाइन मिल गई कि इसके ऊपर जो भी है, समझ लीजिए आप शुरुआती दौर में 60% आपका महीने का जो भी कमाई है, वो आपका ज़रूरी खर्चा है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता है 40% आप सेव कर सकते हैं, वो आप जमा कर सकते हैं हर महीने। चलिए 40 ना करें, 30% करें, तो 10% का आपने एक बफर रखा है। दूसरा, जब हम बजट की बात करते हैं, एक और चीज़ आ जाती है कि आप इमरजेंसी फंड बना लें। कि इमरजेंसी फंड ऐसा हो गया कि जितना आपका 6 महीने का खर्चा है, वो आपने एक इमरजेंसी फंड में या एक लिक्विड फंड में एक अलग से बैंक अकाउंट में रख दिया कि अगर किसी महीने आपका वो खर्चा बढ़ जाता है जो आपने सोचा था, हो सकता है कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, कहीं सडन हॉलिडे प्लान हो गया, तो वो जो आपने इमरजेंसी फंड रखा है, आप उसमें से अपना ये एक्स्ट्रा खर्चा यूज कर सकते हैं और आपका जो बजट का रेशियो है उसे आप ना छेड़ें। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लगातार कंसिस्टेंटली कंटिन्यू होगी, जो आपको अपना लक्ष्य अचीव करने में हेल्प करेगी। तो बजटिंग, मैं कहूंगी, अगर लक्ष्य लिखना सही से पहला स्टेप होता है, तो बजट कर लेना आपका दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप होता है। एब्सोल्युटली। और क्योंकि यहाँ पर एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका जिक्र श्वेता ने किया और इसको समझना बेहद ज़रूरी है, जब हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और खर्चों में कई बार क्षितिज वो कंपोनेंट होता है जो आपके फिक्स्ड जो देनदारी होती है महीने की, वो होती है। वेरिएबल खर्चों को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड खर्चों को मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कई बार कर्ज इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि हमारी EMIs हमारे जो टोटल इनकम है उसका लगभग 50% या कई बार उससे भी ऊपर चली जाती है। तो ये जो EMI का जो पोर्शन है, यूजुअली कहा जाता है कि 40% से ज़्यादा आप मत ही रखिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर मौका लगे किसी को महीने में EMI प्रीपे करने का या आपके कर्ज के मर्ज को कम करने का, आपको कर्ज के बोझ को कम करना है, तो क्या एक सही ऑर्डर होना चाहिए किसी के ऐसे किसी भी तरीके के लोन की रीपेमेंट का? स्वाति, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि काफी हद तक लोग नहीं जानते हैं कि दैट एक तो EMI प्री पे कर सकते हैं, साथ में ही वो अपना जो लोन है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दैट आप पैसे को एक तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, दूसरा आप जितना भी एक्सपेंसेस अपने कम करें। पहली चीज तो आप कोशिश करें कि आपका जो EMI का जो बर्डन है वो 40% ऑफ योर टेक होम से ज्यादा नहीं हो, कम वर्ड में, वो भी हायर साइड पे मैं बता रहा हूँ, कोशिश करें जितना आप उसे कम रख सकें। अगर वो हायर साइड पे है भी है, 40% के आसपास है, देन कोशिश ये करें कि जब भी हो, जैसे होम लोन में कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है, जब भी आप चाहे प्रीपे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं से 20-25 हजार की कोई राशि आई है या 40-50 हजार की राशि कहीं से आई, आपका बोनस आया, इंसेंटिव आया, कोई LIC पुरानी मैच्योर हुई है, कुछ भी आया है ऐसा आपके पास, कोई गुल्लक आपने तोड़ी है, उसमें से कुछ पैसा इकट्ठा हुआ है, तो आप वो प्रीपे कर दें जाके होम लोन। और मेरे हिसाब से काफी लोग उसमें बात करते हैं कि अपनी वो किश्त कम कराएं। आप किश्त मत कम कराएं, अपना टेनर पीछे से चाहे आपका कम हो जाए। दो तरह से कम होता है, एक तो या किश्त कम करा सकते हैं या टाइम होराइजन कम करा सकते हो। तो आप नंबर ऑफ जो मंथ्स आपने पे करना है वो कम कराएं, EMI कम मत कराएं, पर प्री पेमेंट करते रहे। सेकेंड, जब आप कहीं लोन चला रहे होते हैं, कोई रेट कट्स हो रहे होते हैं या RBI रेट बढ़ा रहा होता है, तो काफी ऐसे बैंक्स कुछ प्रोविजन या कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आते हैं जो कम रेट में दे रहे होते हैं। क्योंकि आप एक अच्छे क्लाइंट है जिसका सिबिल अच्छा है, तो आपको अपने सिबिल पे भी काम करना जरूरी है। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आप, अगर लगता है आज आपका 9% कहीं होम लोन चल रहा है, तो काफी बैंक्स आज की डेट में, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 8.5% भी ऑफर कर रहे हैं। तो 0.5% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑन, अगर आपका एक अच्छा चंक है लोन का, वो अपने में बड़ा अकाउंट होता है पूरा पीरियड ऑफ 8-10 ईयर्स टाइम। तो आप कोशिश करें जहां पे आप लोन को शिफ्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें भी कोशिश करें कि आपका बेनिफिट मिले, जहां मिल रहा है आपको 0.5% का मिल रहा है। आपको कई बार लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, हर छोटी छोटी एक्सपेंस का जो आप अपने अकाउंट में जिनको आप बोलते हो क्या फर्क पड़ रहा है, उससे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता ही है आपके एक्सपेंसेस के ऊपर। एवरी सिंगल एक्सपेंस अगर आप स्मार्टली मूव करें
और अपने लोन्स को देखें, आप एग्जिस्टिंग बैंक में मेल डालें कि हाँ मेरे को ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो काफी हद तक आपका एग्जिस्टिंग बैंक ही रेट एडजस्ट कर देता है, नहीं तो आप उसको भी रिड्यूस करा सकते हैं। तो स्मार्टली थोड़ा चलिए और अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस को, मेरे हिसाब से सबको खर्चा करना अच्छा लगता है, पर आप अपनी पॉकेट देख के चलें प्लीज। बिल्कुल। तो अपने जेब का सही इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कितनी चादर में कितने पैर फैलाने हैं। बेसिकली कैश फ्लो मैनेजमेंट ही होता है, जिसको हम सही ढंग से अगर करें तो आपके बचत भी सही लाइन पर चलेगी और आपका निवेश भी सही तरीके से आगे बढ़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब ब्रेक के बाद जरा समझना चाहेंगे बचत के बाद का जो स्टेप है निवेश करने का, कहां पर निवेश किया जाना चाहिए, जल्दी निवेश करने के फायदे क्या हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे दो खास एक्सपर्ट्स। देखते रहिए मनी गुरु। तो क्या है सही तरीका बचत करने का, यही हम समझ रहे हैं। आज हमारे साथ क्षितिज महाजन है और श्वेता रजानी से हम खास चर्चा कर रहे हैं। श्वेता, बचत अगर सही ढंग से की जाए तो उस बचत से पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। निवेश की अब जरा बात कर लेते हैं, और जितना जल्दी निवेश की शुरुआत करें वो एक बचत का बेहतरीन तरीका हो सकता है कि आप महीने में अगर कम से कम 20% भी अपना आय का बचाकर निवेश कर रहे हैं तो उससे वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है। जरा आपसे कुछ हम एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहेंगे कि कैसे छोटी से छोटी रकम से वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है। अगर मानिए कोई 500 या 1000 रुपए से भी निवेश की शुरुआत करे तो कितना आसान है मुनाफा कमाना। बिल्कुल स्वाति जी, SIP जो होती है आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप समझ लीजिए 500 से हर महीने आप SIP की शुरुआत करते हैं, तो अगर आपके पास 25 साल का समय है तो वो आपको लाखों जमा कर लेंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने अगर 5000 की SIP हर महीने करी होती 25 सालों के लिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर कर ली होती, तो वो आपको 25 साल बाद 3 करोड़ के ऊपर का एक धनराशि जमा करके दे देता। है बड़ी ही छोटी अमाउंट, आपको पता भी नहीं चलेगी आपके बैंक अकाउंट से कब वो डेबिट हो जाती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से आपके बैंक अकाउंट से निकल गई, पता नहीं चला। बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन अगर आपने 20 साल बाद या 25 साल बाद देख लिया तो वो 500 जितनी छोटी रकम भी आपके लिए 30 से 40 लाख एक जमा कर लेगी। तो ये फायदा होता है पहला, लंबे समय के लिए निवेश करना। दूसरा, हर महीने विदाउट फेल कंसिस्टेंटली एक भले ही छोटी अमाउंट हो, उसे इक्विटी में या एक अच्छे निवेश अच्छी तरह से उसे निवेश करना। तो ये एक तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं यहाँ कहूंगी, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं। एसेट क्लासेस होते हैं, आप इक्विटी में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। तो किस एसेट क्लास में वो क्षमता है कि आपको आपका लक्ष्य पूरा करने जितना रिटर्न दे, उसमें निवेश करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आप डेट में करेंगे या FD में करेंगे तो आपको 7% मिलेगा। अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो लंबे समय में देखा गया है कि वहां पे आपको 14 से 15% की एक ग्रोथ रेट मिल सकती है। तो पहली चीज तो हर महीने करना, चाहे छोटा अमाउंट लेकिन करना। दूसरा, सही जगह करना, सही एसेट क्लास में करना और सही प्रोडक्ट कैटेगरी में करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही प्रोडक्ट कैटेगरी, सही स्कीम को चुनना बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे कि पैसे से पैसा बनाना आपके लिए आसान हो जाए। क्षितिज, क्योंकि हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है। अगर किसी को कैश फ्लो बढ़ाना है अपना, तो कौन से ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिससे कैश फ्लो बढ़ाया जा सकता है? स्वाति, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अकाउंट फॉर नहीं लेते हैं, पर उनकी वैल्यू इतनी कम होती है, समटाइम वी फील ठीक है, कोई बात नहीं। पर ऐसे आप 8-10 अनवांटेड एक्सपेंसेस को भी अगर आप टेकन केयर ऑफ ना, तो आपका कैश फ्लो उसी से बढ़ जाएगा। जैसे सिंपल अभी श्वेता ने शी स्पोक अबाउट 5000 रुपीज से। अब आप काफी ऐसी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी होंगी जहां पे आई डोंट थिंक सो कि मेनी ऑफ अस आर इवन लुकिंग एट इट। सो आई एम सेइंग लुक फॉर द राइट सब्सक्रिप्शंस। कई नई स्कीम्स हैं जहां पे सब्सक्रिप्शन भी फ्री में आ रही है, बट आप सब्सक्रिप्शन को काउंट करें।
दूसरा, आपने कई जगह मेंबरशिप ले रखी होगी वेयर यू आर नॉट इवन यूजिंग इट। मैं काफी लोगों को देखता हूँ, और अभी क्या है कि बहुत इवॉल्व मार्केट है यहाँ पे। अगर आपको डेली बेसिस पे भी कुछ यूज कर रहा है, चाहे वो जिम मेंबरशिप है, स्विमिंग मेंबरशिप है, कोई मेंबरशिप है, आप वो यूज कर सकते हैं। रादर अगर आपने जाना ही हफ्ते में 3 या महीने में 3-4 दिन है या 5-6 दिन है, तो पूरे महीने के पे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे आज की डेट में इतनी बाहर ईटिंग एप्स हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है सभी यंगस्टर्स को, जो भी लोग बाहर जाते हैं, आप पहले से देखिए कहाँ भी यू आर गेटिंग द बेस्ट डील। सो वो डिपेंड करता है। सो काफी लोग क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं दैट इट्स अ टूल जहाँ पे अगर आप पे नहीं करते टाइम पे तो 43-44% ब्याज लगता है। तो बट अगर आप उसको सेंसिबली यूज करें तो क्रेडिट कार्ड में बहुत डिफरेंट स्कीम्स रहती है। तो आप पहले से प्लान करके चले, और अगर पहले से बुकिंग करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। फोर्थ, कमिंग बैक टू क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो मेरा रिक्वेस्ट है उसी क्रेडिट कार्ड को रिक्वेस्ट करके या बैंक को किसी रिक्वेस्ट करके उसकी आउटस्टैंडिंग को ईएमआई में कन्वर्ट कराएं। जब आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट से पर्सनल लोन पेमेंट में आ जाता है। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट 43-42% जा रहा होता है ईयरली, मतलब आपने 1 लाख लिया है तो 43,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उस पे वो 16-17,000 पे आ जाता है। तो वो एक तरीका है। तो आप एक छोटे छोटे स्टेप्स भी लेंगे, मतलब ओवरऑल मैं बोलूंगा अगर आप पैसे की थोड़ी रिस्पेक्ट करेंगे तो पैसा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सो दिस इज माय सजेशन हियर। बिल्कुल। और इस पूरे प्रोसेस में एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद श्वेता कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कई बार कि बजट बनाना तो बहुत आसान है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर इस पूरे प्रोसेस में, प्रक्रिया में एक फाइनेंशियल सलाहकार किस तरीके से एक निवेशक की मदद कर सकता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें, क्योंकि वो जिस तरह से मार्केट्स को, एसेट क्लासेस को, प्रोडक्ट्स को समझते हैं, जो आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे शुरुआती दौर में मदद कर सकते हैं, और शुरुआती नहीं अंत तक मदद कर सकते हैं, और वो बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैं 2-3 चीजें यहाँ कहूंगी। कई बारी हम दोस्तों से सुनते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, चलिए इसमें निवेश करते हैं। वो कहा सुनी आप एक निवेश कर रहे हो, वो आपके लिए सही है या नहीं ये आप नहीं जानते, लेकिन यहाँ अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है तो वो आपको सही रास्ता बताएगा कि वो निवेश आपको आपके लक्ष्य के लिए ले जाएगा या आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगा। आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो निवेश आप कर रहे हैं वो उससे मैच करता है या नहीं। हर बार पोर्टफोलियो रिव्यू करना, मार्केट की कंडीशन तो बदलती रहती है, उस हिसाब से क्या आपकी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो मैच कर रही है या नहीं, ये हर थोड़े समय में ट्रैक करके आपको बताना आप सही जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको क्या करेक्ट करना है। यहाँ पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मैं कहूंगी राइट फ्रॉम लक्ष्य सेट करने से लेकिन आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए निवेश करने के लिए, और उसे हर थोड़े समय के बाद रिव्यू करना, इस सब चीजों के लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत हो जाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगी, कई बारी हमको लगता है फंड्स में क्या है, आप लार्ज कैप का कोई भी फंड उठा लें, लेकिन कैटेगरी सिलेक्ट करना, जैसे अगर हमने पिछले 5 साल की हिस्ट्री देखी है तो फ्लेक्सी कैप की जो कैटेगरी है वो रिस्क के हिसाब से तो लार्ज कैप जैसी ही होती है, लेकिन देखा गया है वो 3 से 4% लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा आपको रिटर्न दे सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो फाइनेंशियल एडवाइजर समझेगा और आपको सही से एक गाइडेंस देगा। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का। बिल्कुल। तो निवेश, बचत, खर्च, इन तीनों का ही संतुलन बनाएं, और महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को खुद समझें, और जब ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेने से नहीं चूके या नहीं हिचकें। बहुत धन्यवाद करेंगे क्षितिज और श्वेता आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।